Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is your lecture number 5, and here is the major highlight that we will discuss in this lecture, and this includes isolobal analogy in organometallic chemistry. अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि आइसोलोबल एनालॉजी जो है वो क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट लेते हैं आइसोलोबल एनालॉजी से। तो आइसोलोबल एनालॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन जो है उसको अंडरस्टैंड करना है कि हम कहते हैं कि टू फ्रेगमेंट्स आर सेट टू बी आइसोलोबल इफ दे हैव सेम फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। अगर उनके फ्रंटियर ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम होंगे एंड हैव अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स, एनर्जी सेम होगी, उनकी सेम सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, एज वेल एज दे ऑक्यूपाई द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर सिमिलर होंगे। तो जब ये सारी जो हैं कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ऐसी दो फ्रेगमेंट्स जब ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करेंगी तो उनको हम कहते हैं आइसोलोबल। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक टर्म है दैट इज सेम फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। तो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है? फ्रंटियर ऑर्बिटल्स में आ जाती हैं आपके पास दो ऑर्बिटल्स दैट इज होमो एंड ल्यूमो ऑर्बिटल्स। तो होमो एंड ल्यूमो ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है? हम कहते हैं होमो को हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसी तरह ल्यूमो जो है दैट इज ल्यूमो कहते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देख लिया कि ये इनको हम कहते हैं फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं हम इनको? फ्रंटियर, FRONTIER, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। तो दीज फ्रंटियर ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स, they should have same symmetric properties as well as they should have same number of electrons. तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हमने फ्रंटियर ऑर्बिटल्स को भी डिस्कस कर लिया और इस तरह से आइसोलोबल एनालॉजी की डेफिनेशन को भी। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का क्या मतलब है इसको हम जो है नेक्स्ट समझते हैं कि फ्रेगमेंट का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स अब हम फ्रेगमेंट के कॉन्सेप्ट लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम जो है ये मॉलिक्यूल आपको गिवन है इथेन का मॉलिक्यूल, तो इस तरह से इसमें किस तरह से हम फ्रेगमेंट जो है क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है इथेन का मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं इसको दोबारा से CH3। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से बॉन्ड को क्लीव करें तो बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो एक बॉन्ड के अंदर आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है जब ये बॉन्ड क्लीव करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इसके पास आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको शो करेंगे दैट इज CH3 और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी तरह दूसरी वाली फ्रेगमेंट के पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देख लिया कि जो है ये फ्रेगमेंट, ये इसको हम ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट इस तरह से किस तरह से क्रिएट हुई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपको सिंबल एक नज़र आ रहा है, ये आइसोलोबैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से आइसोलोबल हैं। अब हम सेकंड फ्रेगमेंट जो है सेकंड मॉलिक्यूल यानी कि सेकंड कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, जो कि ये आपको कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। इसको अगर हम कंबाइन लिखें इस तरह से हम इसको लिखेंगे दैट इज़ Mn2CO होल 10। तो ये आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स के अगर हम इसको यहाँ से फ्रेगमेंट क्लीव करें इसको इस बॉन्ड को, तो एक जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस फ्रेगमेंट को जो है सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज़ हम इसको लिखें अगर तो ये हम किस तरह लिखेंगे दैट इज़ MnCO होल 5 और वो जो हमने एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने देख लिया कि इसके अंदर भी जो है इस फ्रेगमेंट को भी देखें और इस फ्रेगमेंट को भी देखें तो दोनों के पास जो है एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है आफ्टर फ्रेगमेंटेशन इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि दीज आर आइसोलोबल विद ईच अदर। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किस तरह से दैट इज MnCO होल 5। तो ये हमने आपस में ये दोनों जो हैं MnCO5 एंड CH3 ये आइसोलोबल हैं, तो हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि दे आर आइसोलोबल विद ईच अदर। तो स्टूडेंट्स हमने अब आइसोलोबैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम फर्दर जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है फ्रेगमेंट, मैंने आपको शो किया अभी प्रीवियस स्लाइड में
कि ये CH3 जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ। इसी तरह मैंने शो किया MnCO5 को, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो हो रहा है और हम कहते हैं कि दे आर आइसोलेबल टू ईच अदर। तो ये आपके पास फ्रेगमेंट थी दैट इज इथेन का मॉलिक्यूल था और ये आइसोलेबल था। इसके साथ आइसोलेबल हो सकता है दैट इज विद दिस यूनिट एज वेल एज विद दिस यूनिट। तो ये आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये आपस में एक दूसरे के साथ आइसोलेबल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें CH3 का और MnCO5 का, तो हमारे पास जो है यूनिट कुछ इस तरह से आती है 1 2 3 4 5 और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है और इसी तरह यहाँ पर भी इसका एक इलेक्ट्रॉन ये अवेलेबल है जो कि बॉन्ड नहीं बना रहा, बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होगा। तो ये इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ और इस तरह यहाँ पर जो है आप शो करेंगे 5 कार्बोनिल CO, यहाँ पर भी इसी तरह एंड नेक्स्ट वन इज CO। तो ये 5 आपके कार्बोनिल के बॉन्ड्स बन गए और यहाँ पर 3 जो है हाइड्रोजन के। तो कार्बन जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका फर्स्ट बॉन्ड बन रहा है, ये दूसरा बॉन्ड बन रहा है, ये तीसरा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन चौथा बॉन्ड ये नहीं बना रहा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसी तरह जो ये 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग की हुई है, तो अगर हम इनको काउंट करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल जो है इसके अंदर कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें MnCO5 की बात करें इस फ्रैगमेंट की, तो यहाँ पर जो है मैंगनीज एज इट इज D7 सिस्टम, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा और 5 कार्बोनिल जो हैं इसके साथ जाके अटैच्ड हैं लिगेंड्स के तौर पर, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी शो किया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर सेपरेट कर लेती हूँ इससे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि एक कार्बोनिल जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो हो गए आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये किस तरह से आइसोलेबल है, जबकि ये तो 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 17 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये किस तरह से आइसोलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि ये आपके पास जो फ्रेगमेंट है ये ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है, ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है और मेन ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग कर रही है, मेन ग्रुप से बिलोंग कर रही है, जबकि ये जो है ये ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग कर रही है। तो ट्रांजिशन मेटल का जब भी केस आएगा तो आपने जो है 18 इलेक्ट्रॉन को जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना है और जब भी आपके पास ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट यानी कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स से रिलेटेड कोई फ्रेगमेंट आएगी तो उस वक्त आपने जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि अगर आपके पास जो है हम कहते हैं कि ये जो CH3 फ्रेगमेंट है आपके पास, ये CH3 फ्रेगमेंट जो है MnCO5 के साथ आइसोलेबल है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। तो इनको हम देखते हैं जैसे कि ये फ्रेगमेंट, तो हम कहते हैं कि ये आइसोलेबल हैं, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सो CH3 दिस फ्रेगमेंट CH3 is isolable with MnCO5 fragment, so we can replace them with each other. We can replace them with each other. तो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है मैं आपको नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स भी दूंगी जिसके थ्रू जो है आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से कौन सी फ्रेगमेंट को किसके थ्रू जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट लेक्चर में जब तक कि ये भी तो इस लेक्चर में हम जो है वो कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और नेक्स्ट पे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नंबर ऑफ़ कॉम्प्लेक्सेस पे जो है ये अप्लाई करेंगे आइसोलेबल एनोलॉजी को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, कुछ केसेस हैं जिनको हमने माइंड में रखना है कि किस तरह से जो है आइसोलेबल एनोलॉजी जो है वो उनके अंदर
होगी। और जैसे कि हमारे पास केस नंबर 1 है, यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल प्लस मेन ग्रुप एलिमेंट हो कोई भी। तो अब यहाँ पर हम केस ले लेते हैं आपका कि अगर आपके पास जो है कोई भी एक जो है ट्रांजिशन मेटल है और दूसरा जो है आपके पास मेन ग्रुप एलिमेंट है या मेन ग्रुप कोई भी फ्रेगमेंट है, तो हम ले लेते हैं जैसे कि Mn, ट्रांजिशन मेटल के लिए MnCO5, और इस तरह से सेकंड जो है हम मेन ग्रुप का ले लेते हैं, दैट इज CH3। और मैं कहती हूँ कि ये क्या है, आइसोलोबल हैं। तो आइसोलोबल को मैंने आपको बताया कि डबल हेडेड एरो, और इस तरह से आपने ये सिंबल नीचे जो है ओ ये डाल देना है। ये मैंने एक एग्जांपल ले ली है, ट्रांजिशन मेटल हो और दूसरा मेन ग्रुप जो है का फ्रेगमेंट हो। तो अब यहाँ से अगर हम कहें कि MnCO5 इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो Mn जो है D7 सिस्टम है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स और साथ में कार्बोनिल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल जो है ये 17 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। जबकि अगर CH3 को हम देखें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे कि आप कार्बन जो है वो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा, हाइड्रोजन जो है 3 अटैच है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी ये 17 है तो यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है कि अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है या उसका फ्रेगमेंट है, तो अगर ये 17 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो यहाँ पर जो मेन ग्रुप का होगा उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करने होंगे। इसी तरह अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या करेगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसके पास होने चाहिए। इसके पास अगर 15 है तो ये 15 इसके पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और इसके पास अगर 14 है इलेक्ट्रॉन्स तो ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने केस नंबर 1 को स्टडी कर लिया। अब हम मूव करते हैं केस नंबर 2 की तरफ। तो केस नंबर 2 में आप देखें अगर, तो केस नंबर 2 में हम देख रहे हैं ट्रांजिशन मेटल का ट्रांजिशन मेटल के साथ जो है वो हमने देखना है कि आइसोलोबल किस तरह से है। तो अगर हम एग्जांपल को देखें तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ CpCO की, और मैं कहती हूँ दूसरा वाला भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट ले लेती हूँ या कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ, दैट इज NiCO2 होल ट्वाइस। तो ये मैं कहती हूँ कि ये क्या है, आइसोलोबल है। तो ये आप देखें अगर CP 5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बोनिल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, सॉरी यहाँ पर ये कार्बोनिल नहीं है बल्कि CO है, दैट इज कोबाल्ट। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। ये मेटल है और मेटल के साथ एक CP लिगेंड लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो आपके पास आते हैं इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर अगर हम इसको देखें NiCO4 को, तो निकल 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है D10 सिस्टम होने की वजह से। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स और साथ में 2 कार्बोनिल्स अटैच्ड हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने देखा कि हम ये कह सकते हैं कि दे आर आइसोलोबल टू ईच अदर, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ट्रांजिशन मेटल का, जब ट्रांजिशन मेटल के साथ केस देखेंगे तो यहाँ पर आपने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 14 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको भी 14 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करने हैं, या 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी होने चाहिए, तभी ये आइसोलोबल होंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई भी जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स है तो वो 17 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके जो दूसरा है उसको भी 17 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, तो तब ही वो आइसोलोबल होगा। इसी तरह अगर ये 15 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो इसको भी 15 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करने पड़ेंगे, तो तब ही जाके ये दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है ये आप इसमें दोनों एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे। और इसी तरह अगर हम देखें ये 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल हैं, तो ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल हैं, तभी ये आइसोलोबल होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने सेकंड केस को भी डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ। ये हमारे पास केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में हम ले रहे हैं मेन ग्रुप कोई भी फ्रेगमेंट है या और दूसरा भी मेन ग्रुप फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर मेन ग्रुप एलिमेंट्स हों या तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं थर्ड केस को।
तो मेन ग्रुप में हमने ले लिया, एग्जांपल में ले लेती हूँ कार्बन। ये हमारे पास एग्जांपल है और इसकी मैं कहती हूँ ये आइसोलोबल है BH के साथ। तो BH के साथ आइसोलोबल कैसे है कि आपको पता है कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो B जो है बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहते हैं कि क्या है, आप इसमें एक दूसरे के आइसोलोबल हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये मेन ग्रुप है, ये भी मेन ग्रुप है, इससे रिलेटेड है BH और ये कार्बन भी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर जो है आपने जो रूल अब फॉलो ये करेंगे वो 8 ऑक्टेट रूल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को ये फॉलो करेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करने की वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो इसको भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पर कोई भी जो इसके साथ एसोसिएटेड होगा तो तब ही वो आइसोलोबल होंगे। इसी तरह यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो तब ही ये जो है आपस में एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जो है तीनों केसेस को डिस्कस कर लिया है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। होप्स ओके आपको समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर अब आपको सिस्टम दिया जा रहा है, D6 सिस्टम है आपके पास, और यहाँ पर मेटल जो है, मेटल यानी कि जो एसोसिएटेड है वो मेटल D6 सिस्टम में है अवेलेबल, और जो है इसके साथ 6 लिगेंड्स एसोसिएटेड है। तो अब यहाँ पर ये शो हो रहा है कि ये आइसोलोबल है विद CH4 फ्रेगमेंट के साथ। तो अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये CH4 के साथ आइसोलोबल है। तो स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं D6। D6 का मतलब है कि मेटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसके साथ जो एसोसिएटेड लिगेंड्स है वो कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं। तो 6 लिगेंड्स हैं, मतलब कि हर लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो 6 लिगेंड्स है तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो टोटल अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 12 + 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम देखते हैं कि जो CH4 फ्रेगमेंट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज CH4। तो CH4 में कार्बन जो है वो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल होते हैं आउटर मोस्ट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन 4 एसोसिएटेड हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। तो टोटल ये कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि जब आपके पास ट्रांजिशन मेटल कोई मेटल कॉम्प्लेक्स हो और उसको आपने यानी कि किसी भी जो है मेन ग्रुप एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना है, उसकी आइसोलोबिलिटी को चेक करना है, तो फिर आपने इस रूल को फॉलो करना है, फर्स्ट केस नंबर 1 को। तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग फिर ये क्या हो जाएंगे, आइसोलोबल हो जाएंगे, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो ये आइसोलोबल होंगे। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारी फर्स्ट केस है, दैट इज D6 ML6 सिस्टम इज आइसोलोबल विद CH4 मीथेन। अब हम इसी तरह जो है नेक्स्ट फ्रेगमेंट D7 ML5 D8 D9 को भी चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सेकेंड वाली केस की तरफ जाते हैं, दैट इज D7 ML5, दैट इज आइसोलोबल विद CH3 फ्रेगमेंट। तो ये आपके पास D7 सिस्टम है, तो D7 होने की वजह से ये मेटल जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस L5 हैं, यानी कि 5 लिगेंड्स है, तो मतलब कि आपके पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स ये सिस्टम कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये अब आइसोलोबल है CH3 के साथ, तो मतलब इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स ये इसको कंट्रीब्यूट करने चाहिए। तो हम इसको भी देख लेते हैं। कार्बन जो है यहाँ पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है और हाइड्रोजन 3 अटैच है, तो 3 हाइड्रोजन के अटैच होने से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहाँ पर ये 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आइसोलोबल है एक दूसरे से। अब इसी तरह हम थर्ड वाली फ्रेगमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाले उसको दैट इज D8 ML4 सिस्टम, दैट इज आइसोलोबल विद CH2।
मिथिलीन। तो अब इसको हम देखते हैं, D8 सिस्टम है और मेटल जो है यानी कि D8 सिस्टम होने की वजह से ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। और जो लिगेंड्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो कितने लिगेंड्स एसोसिएटेड हैं, 4 लिगेंड्स एसोसिएटेड हैं। तो 4 लिगेंड्स कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये जो है कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि हम देखते हैं कि ये आइसोलोबल है CH2 के साथ। तो कैसे ये CH2 के साथ आइसोलोबल है कि C इसमें यहाँ पर जो है आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल हैं और हाइड्रोजन 2 हैं इसके साथ, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर आपने शो कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आइसोलोबल हो गए क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल और कॉम्प्लेक्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट और मेन ग्रुप फ्रेगमेंट कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हमने जो है इनकी आइसोलोबेलिटी को भी चेक कर लिया। स्टूडेंट्स इसी तरह आप D9 सिस्टम की भी आइसोलोबेलिटी विद CH दैट इज मिथाइलिडाइन जो है इसके साथ चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट वाली भी देख लेते हैं, दैट इज़ D9। तो यहाँ पर मेटल जो है वो D9 सिस्टम मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा और मेटल के साथ जो लिगेंड्स एसोसिएटेड हैं वो कितने हैं, 3 लिगेंड्स हैं। तो मतलब कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये टोटल कंट्रीब्यूट कर रहा है 15 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आइसोलोबल होंगे। इसके साथ आइसोलोबल है मिथाइलिडाइन के साथ। तो यहाँ पर हम उसको शो कर देते हैं कैसी है, मिथाइलिडाइन के साथ जो है आइसोलोबल है। तो यहाँ पर C कार्बन जो है वो डोनेट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यार 5 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करें 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए आइसोलोबल विद ईच अदर। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं, ये हमारी एक तरह से असेसमेंट है कि FeCO4 जो है मैंने शो किया है इज आइसोलोबल विद दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इसमें कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे के आइसोलोबल हैं, तीनों कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे से के आइसोलोबल हैं। तो हम इसको अब देखते हैं किस तरह से ये आइसोलोबल हैं। तो Fe सिस्टम जो है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करता है D8 सिस्टम होने की वजह से, और लिगेंड्स जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो 4 हैं। तो इसका मतलब कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ईच कार्बोनिल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो टोटल जो है ये 16 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल हैं। इसी तरह अब हम इस नेक्स्ट वाली की तरफ जाते हैं। तो CP जो है वो आपको डोनेट करता है 5 इलेक्ट्रॉन्स। जो इसमें आयरन है दैट इज़ ये आपको कितने देगा, इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह जो है कार्बोनिल यहाँ पर जो अटैच्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज है वो -1 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब चार्ज -1 होगा तो आपने इसको +1 करना है, और जब चार्ज +1 होगा ऊपर तो आपने इसको -1 करना है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप काउंट करें तो 8 + 5 13 और 13 + 2 15 एंड 15 + 1 16। तो ये भी 16 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी अवेलेबल हैं। तो हमने कह दिया कि ये दोनों जो हैं ये यहाँ पर ये जो हैं FeCO4 एंड CpFeCO नेगेटिव ये आइसोलोबल हो गए हैं एक दूसरे के। अब हम थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं कि ये आइसोलोबल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने ले लिया CP क्या है, दैट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर है रोडियम जो है, तो रोडियम जो है दैट इज़ ये कंट्रीब्यूट करेगा 9 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह जो है कार्बोनिल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो 5 + 9 जो है वो 14 हो गए, 14 + 2 16। तो ये भी 16 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास अवेलेबल हैं। तो हम कहते हैं कि दीज ऑल आर आइसोलोबल विद ईच अदर। ये आपस में भी यानी कि FeCO4 आपस में इसके साथ भी आइसोलोबल है, इसके साथ भी आइसोलोबल है। इसी तरह ये जो है इसके साथ भी आइसोलोबल है और इसके साथ भी आइसोलोबल है। तो इस तरह से ये आपस में तीनों जो हैं एक दूसरे तीनों जो हैं आपस में आइसोलोबल हैं एक दूसरे के साथ। तो स्टूडेंट्स आपने आइसोलोबेलिटी चेक कर ली है, आइसोलोबल एनोलॉजी जो है डिफरेंट ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस पे अप्लाई करके चेकआउट किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं कि और भी कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है हम आइसोलोबेलिटी को डिटर्मिन कर सकते हैं। सो हाउ टू डिटर्मिन द आइसोलोबेलिटी। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ होल्स के थ्रू जो है आइसोलोबेलिटी को भी डिटर्मिन कर सकते हैं, और सेकंड जो मेथड है जिसके थ्रू हम आइसोलोबेलिटी को डिटर्मिन करते हैं वो है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटॉल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको टर्न बाय टर्न 1 by 1 जो है हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हम नंबर ऑफ़ होल्स के थ्रू जो है आइसोलोबेलिटी को चेक करते हैं, और इसी तरह हम सेकंड में फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ऑर्बिटॉल्स के थ्रू जो है हम आइसोलोबेलिटी को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ होल्स, यानी कि नंबर ऑफ़ होल्स को अब हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आइसोलोबेलिटी में।
तो इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल है तो नंबर ऑफ होल्स के लिए आपने जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो है नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये जो 18 है ये 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ट्रांजिशन मेटल, तो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल लगाने की वजह से यहाँ पर 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो उसमें से उसको माइनस कर देना, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ होल्स कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी तरह अगर आपके पास केस ऑफ मेन ग्रुप आ जाता है, इन केस ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स और मेन ग्रुप फ्रेगमेंट्स और मेन ग्रुप मेटल्स या कॉम्प्लेक्सेस, तो हम नंबर ऑफ होल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 8 लगाने का मतलब क्या है कि ये 8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने किसको फॉलो करना है, ऑक्टेट रूल को। यहाँ पर आपने 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना था इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जबकि मेन ग्रुप के केस में आपने क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, तो ऑक्टेट में से माइनस कर देना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि अवेलेबल होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ होल्स को कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो हमने कहा कि ट्रांजिशन मेटल्स के केस में, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो है हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके केस में जो है हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमने ले लिया, हमारे पास जो है फ्रेगमेंट है दैट इज MnCO5, ये हमारे पास फ्रेगमेंट है। तो अब हमने देखना है नंबर ऑफ होल्स इसके अंदर कितने अवेलेबल हैं। तो हमने लगा लिया फार्मूला दैट इज नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप इसको देखें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके देखें तो कितने हैं। मैंगनीज D7 सिस्टम है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। मैंगनीज और कार्बोनिल जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 कार्बोनिल्स अटैच हैं तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल हमारे पास जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब हम 18 माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास जो है हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 18 माइनस 17, यानी कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसमें MnCO5 में। तो अब हमने इसको लिखा तो 18 माइनस 17, तो नंबर ऑफ होल्स आपने डिटर्मिन किए कितना आ गया, दैट इज 1 होल। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे दैट इज 18 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपको पता चल गया कि इसके अंदर एक होल अवेलेबल है। तो आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, Mn 1 2 3 4 5, और ये एक होल जो है इसके अंदर क्रिएटेड है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इसमें यहाँ पर आपने अभी इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करना क्योंकि यहाँ पर आपने MnCO10 वाला सिस्टम अभी नहीं लिया, ये जस्ट आपने शो करना है कि यहाँ पर जो है एक इसके पास होल क्रिएटेड है। अब इसी तरह हम जो है सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं मेन ग्रुप की, मेन ग्रुप एलिमेंट से, मेन ग्रुप जो है फ्रेगमेंट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स अब हम मेन ग्रुप जो है उससे रिलेटेड फ्रेगमेंट लेने जा रहे हैं इन केस ऑफ मेन ग्रुप। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3। तो CH3 जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कंट्रीब्यूट करता है और 3 हाइड्रोजन, तो टोटल ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला में लगाएं तो 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। तो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल ली थी ट्रांजिशन मेटल्स में कॉम्प्लेक्स में, तो वो हमने ली थी MnCO5 की। तो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा था, 17 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो हमने नंबर ऑफ होल्स कैलकुलेट किए थे वो क्या थे, 1। तो हमने इसमें भी देख लिया कि नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो CH3 फ्रेगमेंट है, MnCO5 जो फ्रेगमेंट है इसके आइसोलोबल है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, सेम हैं। दिस इज आइसोलोबल विद MnCO5। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो है समझ आ गया कि किस तरह से आपने नंबर ऑफ होल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं इसके अंदर आइसोलोबल एनालॉजी के थ्रू। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स को। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये हम ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट ले ली, दैट इज CH3, और मैं कहती हूँ कि ये आइसोलोबल है Ml5 के साथ। तो अब आपको पता होगा कि CH3 जो है इसके अंदर 1 सिमिलर ऑर्बिटॉल है विच कैन कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। तो इसको अब देख लेते हैं हम। कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, CH3 एंड दिस ऑर्बिटॉल इज वेकेंट। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा, और ये ऑर्बिटॉल जो है एक इसके अंदर एक ऑर्बिटॉल है। इस तरह से आपने देख लिया कि इसके अंदर 1 ऑर्बिटॉल है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। इसी तरह अगर हम Ml5 की बात करें तो Ml5 में जो है आपका मेटल आ जाता है, कोई भी इसके साथ 5 लिगेंड्स अटैच्ड है, 4 5 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 लिगेंड्स इसके साथ अटैच्ड होंगे, और ये जो है इसका एक ऑर्बिटॉल जो है ये फ्री होगा जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तो इस तरह से जो है ये आपने देख लिया कि इसके अंदर भी एक ऑर्बिटॉल अवेलेबल है, इसके अंदर भी एक ऑर्बिटॉल अवेलेबल है, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमने तो देखना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स सिमिलर है, तो इसी वजह से ये नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स सिमिलर होने की वजह से ये आइसोलेबल है। यहाँ पर मैंने कॉमन एग्जांपल ले रही थी CH3 की, तो यहाँ पर आप Ml5 सिस्टम ले सकते हैं जो कि एग्जांपल आपने ऑलरेडी ली हुई है, दैट इज MnCO5। तो आप इसे कर सकते हैं MnCO5, दिस इज CO देन 4CO एंड 5CO। तो इस तरह से ये आइसोलेबल है। हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स इनके फाइंड आउट कर लिए, दोनों के अंदर 1 ऑर्बिटॉल अवेलेबल है, 1 सिमिलर ऑर्बिटॉल, एंड दीज कैन ऑर्बिटॉल कैन कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। अब इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें 2 ऑर्बिटॉल जो हैं वो अवेलेबल होंगी, और इसी तरह हम 3 ऑर्बिटॉल वाली भी एग्जांपल देख लेंगे। तो अब हम लेते हैं CH2 और इसके अंदर ऑर्बिटॉल जो है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 बॉन्ड्स इसने H2 के साथ बनाए हुए हैं, और 2 जो हैं इसकी ऑर्बिटॉल्स ये हैं, और अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि एक ऑर्बिटॉल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 ऑर्बिटॉल्स होगी, और these 2 similar orbitals are available and these can contribute 2 electrons for bonding। तो हम इसको जो है इसकी आइसोलेबिलिटी यानी कि किसके साथ होगी, Ml5 की बजाय Ml4 के साथ होगी। आप इसको इस फॉर्म में भी शो करते हैं, दैट इज CH2 आइसोलेबल है विद Ml4। इसका मतलब क्या है कि आप बता रहे हैं कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स हैं। ये तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर 2 ऑर्बिटॉल्स हैं। इस तरह आप इसका भी चेक करते हैं कि इसके अंदर 2 ऑर्बिटॉल्स आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ यहाँ पर ही, Ml4 को, दिस इज 1 2 3 एंड 4, ये 4 बॉन्ड्स आपने बना दिए, और इसकी ये फर्स्ट ऑर्बिटॉल और ये सेकंड ऑर्बिटॉल, जिसके अंदर सेपरेटली एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स इसके अंदर भी और इसके अंदर दोनों में सेम है, तो ये आइसोलेबल होगी। अब हम आते हैं इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जैसे कि ये थी आपके पास कार्बाइन टाइप कॉम्प्लेक्स, और ये जो है कार्बाइन CH। अब इसमें जो है 3 ऑर्बिटॉल्स जो है वो अवेलेबल होंगी, और तीनों ऑर्बिटॉल्स के अंदर जो है एक एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो कार्बन ने एक इसके साथ बॉन्डिंग की हाइड्रोजन के साथ, तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो 3 इसके पास ऑर्बिटॉल्स अवेलेबल हैं, जो कि 3 सिमिलर ऑर्बिटॉल्स हैं विच कैन कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर
बॉन्डिंग। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आइसोलोबल होगा किसके साथ, मेटल Ml3 के साथ। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज CH इज आइसोलोबल विद Ml3। और इसको ऊपर जो है रिप्रेजेंट करना है हमने, तो Ml3 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इनकी ऑर्बिटॉल्स को। तो यहाँ पर ले लिया हमने M, यहाँ पर ले लिए 3 लिगेंड्स, और 3 जो है इसकी क्या होंगी, ऑर्बिटॉल्स होंगी, और तीनों ऑर्बिटॉल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल होगा फॉर बॉन्डिंग। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स को फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ जो है होल्स को फाइंड आउट करना है इन आइसोलोबल एनोलॉजी। स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू जो है हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल सेम होने की वजह से जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फ्रैगमेंट जो हैं वो किस तरह से आइसोलोबल हैं। तो हमने ले लिया ये CH कार्बाइन टाइप कॉम्प्लेक्स, कार्बाइन टाइप फ्रैगमेंट, ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट ले ली, और ये इसके 3 ऑर्बिटॉल्स हैं जो कि आइसोलोबल हैं विद CO ये मेटल है CO, और ये जो है इसके साथ CO लिगेंड्स 3 अटैच हुए हैं। अब दोनों के अंदर आप देखें तो 3 ऑर्बिटॉल्स इसके अंदर भी अवेलेबल हैं, 3 ऑर्बिटॉल्स ये इसके अंदर भी 3 ऑर्बिटॉल्स अवेलेबल हैं, और तीनों ऑर्बिटॉल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग। तो इस तरह से तो हमने देख लिया कि 3 ऑर्बिटॉल्स दोनों के अंदर होने की वजह से ये आइसोलोबल हैं एक दूसरे के साथ। होप सो कि स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ आ गया। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।